हेलो गाइज, एजुकेशन हब प्लस चैनल पर आपका स्वागत है। आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी को बेहतर और आसान बनाने के लिए आज हम लेकर आए हुए हैं आपके लिए 2019 में पूछे गए क्लास 10th के मैथ के सॉल्यूशंस। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। तो देखिए इनका सॉल्यूशन कैसे करना है। बेहतर ये होगा कि आप भी वीडियो को पॉज करके खुद भी ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले पेपर आप देख लीजिए, पेपर किस तरह से पूछा था, खुद ट्राई कीजिए, उसके बाद हम सॉल्यूशन को बताएंगे। पहला क्वेश्चन है 5 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ ए किलोग्राम। यानी 5 ग्राम 1 किलोग्राम के कितने परसेंट के बराबर होगा। 5 ग्राम को परसेंट के फॉर्म में बनानी है। ठीक है, तो हमें पता है कि हर एक चीज़ 100% होती है। तो 1 किलोग्राम कितना होगा, जो 1 किलोग्राम होगा वो आपका 100% के बराबर होगा। 1 किलोग्राम को हम लिख सकते हैं 1000 ग्राम इक्वल टू 100%। यहाँ से निकालेंगे 1 ग्राम कितने परसेंट के बराबर है। तो 1 ग्राम के लिए इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे, आपका मिल जाएगा 1/10%। यानी 1 ग्राम 1/10% के बराबर है। तो हमें निकालना कितना है, 5% का। तो 5 की इस साइड भी मल्टीप्लाई कर दो, 5 का इस साइड भी मल्टीप्लाई कर दो। तो हमें यहाँ पे करने पे मिल गया 5 ग्राम, यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे मिल जाएगा 5/10। आप 10 से 5 में डिवाइड करोगे तो 0.5% आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 4 इज 6 एक्स पावर 4 वाई स्क्वायर इज। यानी इस वैल्यू का जो कोफिशिएंट एक्स पावर 4 के रिस्पेक्ट में कितना है। यानी इसको छोड़ करके, यानी इस फॉर्म को छोड़ करके जो भी बच रहे हैं ना सारे उसके कोफिशिएंट हैं। जो भी इसके साथ चिपका हुआ है सारा उसका कोफिशिएंट होगा। तो इसका कोफिशिएंट हमारा 6 वाई स्क्वायर होगा। तो हमारा ऑप्शन सी 6 वाई स्क्वायर हमारा कोफिशिएंट होगा। एक्स पावर 4 का जो कोफिशिएंट होगा 6 वाई स्क्वायर होगा। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ क्यूब रूट 81। यानी 81 का क्यूब रूट निकालने पे आपको क्या मिलेगा। तो हम इसका एलसीएम निकालेंगे। 81 का एलसीएम निकालेंगे तो 81 को लिख सकते हैं 4 टाइम 3, यानी 3 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 3, 4 टाइम्स। तो 3 लिखा हुआ है यानी 3 का पेयर बनेगा। 3 का पेयर बनेगा तो एक 3 बाहर निकलेगा और जो बचेगा एक 3 उसको अंदर लिखेंगे। तो इस तरह से जिसका रैशनलाइज्ड फॉर्म आएगा आपका ये आंसर होगा। यानी रूट के अंदर, क्यूब रूट के अंदर √3। तो इस तरह से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 0.625 कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p/q। यानी जो हमारा पॉइंट में डेसिमल में वैल्यू दे रखा है इसको कैसे हम p/q के फॉर्म में यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या करना आपको, पॉइंट के नीचे आप ये नंबर लिखोगे, पॉइंट के नीचे 1 एज्यूम करोगे और इस पॉइंट के राइट साइड में जितने भी डिजिट हैं उतने जीरो बढ़ा दोगे।
तो हमने पॉइंट के नीचे 1 लिखा, यहाँ पे 3 डिजिट है, 3 जीरो बढ़ा लिया, तो हमारा पॉइंट हट गया। तो इस तरह से हमारा ये पी वाई क्यू के फॉर्म में आ गया। इसको थोड़ा सा सिंपल करोगे, थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 5/8। इस तरह से हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर 25 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 65 डिग्री अपॉन में साइन स्क्वायर 39 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 51 डिग्री। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा ये हमें प्रूफ करनी है। तो हमने क्वेश्चन को लिख दिया। देखो, अगर मान लो मेरे पास 25 रुपीज़ है तो उसको मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास 90 माइनस 65 रुपीज़ है। अगर मेरे पास 25 रुपीज़ है तो इसकी इस तरह में भी बोल सकते हैं, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में 90 से माइनस करना, 180 में ऐड करना, या 90 में या 180 में प्लस माइनस कर सकते हो। इन्हीं की हेल्प से आप इसको सॉल्व करना होता है। तो हमने यहाँ पे 90 में से 65 को घटाने पे 25 मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने ऐसे ही चेंज कर लिया, ऊपर वाले को ऐसे ही नीचे को चेंज कर लिया। तो ऐसे ही हमने 25 को इस फॉर्म में लिख दिया और 39 को भी इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब हमने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ा है कि जब भी 90 में से किसी चीज़ को माइनस करते हैं ना, तो पहले तो उसका नाम चेंज हो जाता है। कॉस है तो साइन बन जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इस एंगल को लिखा जाता है। तो कास का नाम चेंज होकर के साइन बन जाएगा और इस एंगल को लिख देंगे यहाँ पे। ये तो ऑलरेडी ऐसे पड़ा हुआ है। यहाँ पे साइन का नाम चेंज होकर के कॉस बन जाएगा और यहाँ पे 51 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर क्या है, ये प्लस में है माइनस में है, तो ये दोनों क्या कैंसिल हो जाएंगे, जीरो बन जाएंगे। और नीचे क्या होता है, आपने फॉर्मूला पढ़ा है, आइडेंटिटी आपने याद किया है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो इस तरह से इसका मान 1 हो जाएगा। 0/1 इज इक्वल टू 0 होता है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इन ए ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी इफ साइन ए इक्वल टू 3/5 देन वैल्यू ऑफ tan ए इज। हमें बता रखा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। और राइट एंगल किस पे बन रहा है, एंगल बी पे राइट एंगल बन रहा है। ठीक है, और बोला है साइन ए इक्वल टू 3/5। तो हमें पता है जो साइन का रिलेशन होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस होता है। यानी परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है, हाइपोटेनस की वैल्यू 5 है। तो हमने इस फिगर में शो कर दिया परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेनस 5। तो हम विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस से हम इस बेस को निकाल लेंगे। जो पाइथागोरस थ्योरम्स होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो वहाँ पर हाइपोटेनस की वैल्यू रखेंगे और परपेंडिकुलर की वैल्यू रखेंगे। इनको माइनस करेंगे, इसमें से इनको स्क्वायर करके माइनस करेंगे तो हमें वहाँ से मिलेगा 16 मिलेगा, और स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, उसका रूट निकालेंगे तो 4 मिलेगा। यानी यहाँ से जो बेस मिलेगा ना 4 मिलेगा। ठीक है, आप कर भी सकते हैं। यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ आपको, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। हमें बेस निकालना है तो इसको पी को इस साइड कर दो, तो इसको इस तरह भी लिख सकते हो। एच का मान हमें दे रखा है 5 पी की वैल्यू 3 बेस स्क्वायर, यहाँ करोगे 25 माइनस 9, यहाँ करोगे 16, बी स्क्वायर इक्वल टू 16। तो बी इक्वल टू ये वैल्यू रूट के अंदर आ जाएगी, यहाँ से मिलेगा 4, यानी बेस की वैल्यू 4 हो गई। बेस की वैल्यू 4 हो गई, यानी हम इस ट्रायंगल के तीनों साइड पता हो गए। अब tan का जो फॉर्म होता है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी BC बाई AB। तो BC बाई AB, BC का वैल्यू 3, AB का हमने निकाला 4। इस तरह से tan A की वैल्यू 3/4 हो जाएगी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है वन साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 15 सेंटीमीटर एंड इट्स corresponding altitude is 5 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज। हमें एक पैरेललोग्राम दे रखा है जिसकी साइड 15 सेंटीमीटर है और एल्टीट्यूड 5 सेंटीमीटर है। तो पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है जिसकी अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। तो हमने माना कि ये 15 है तो ये भी 15 होगा। और एल्टीट्यूड होता है कि वर्टेक्स से बेस पर डाला गया परपेंडिकुलर, वर्टेक्स से डाला गया परपेंडिकुलर। ठीक है, तो
हमने फिगर बना दिया रफली, और हमें पता है एरिया पैरेललोग्राम जो होता है बेस इंटू हाइट होता है। बेस 15 और हाइट जो एल्टीट्यूड होगा एज अ हाइट, एल्टीट्यूड हमारा हाइट की तरह वर्क करेगा। तो बेस इंटू हाइट, बेस की वैल्यू 15, हाइट की वैल्यू 5, 15 × 5 = 75 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन द फिगर गिवन बिलो एंगल सी ओ ई एंड एंगल बी ओ ई आर। एंगल सी ओ ई, मैं नाम लिख दे रहा एक ताकि आपको दिखे आराम से। सी ओ ई एक और एंगल बी ओ ई एंगल 2। इन दोनों को क्या बोल सकते हो? कम्प्लीमेंट्री एंगल बोल सकते हैं, लीनियर पेयर एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल या एडजेसेंट एंगल, क्या बोल सकते हैं? तो कम्प्लीमेंट्री एंगल होता है कि जब दो एंगल को जमा करोगे, उनको ऐड करोगे तो 90 डिग्री मिलना चाहिए। तो इनको जोड़ोगे 90 डिग्री नहीं मिलेगा, बल्कि उससे ज़्यादा मिलेगा। ठीक है। लीनियर पेयर क्या होता है? जब दो एंगल को जोड़ते हैं ना 180 डिग्री बनता है, 180 डिग्री। यानी वन लीनियर पेयर में जैसे लाइन हमारा ना यहाँ पे बनता है हमारा 180 डिग्री, 180 डिग्री लाइन पेयर पे हमें बनता है 180 डिग्री। हमारा दो एंगल है, इनको ऐड करोगे तो 180 डिग्री बनेगा। तो ये भी नहीं है। सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल होता है दो एंगल को जमा करने पर 180 डिग्री बनेगा ऑलवेज। तो ये भी नहीं हो रहा है। तो जो लास्ट बन गया ऑप्शन एडजेसेंट एंगल, यानी इसका बगल के साइड का, हाँ इसका बगल का है, इसका इसके बगल में एडजेसेंट है। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू एंगल्स देन द ट्रायंगल इज नेसेसरी। कह रहे कोई ट्रायंगल है, उसका एक एंगल बाकी दो एंगल के जमा के बराबर है, तो इस कंडीशन में ट्रायंगल कौन सा हो सकता है? पहला आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस होता है जिसकी दो एंगल आपस में बराबर हो। अगर दो एंगल बराबर होंगे तीसरे के बराबर कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। इक्विलैटरल, इक्विलैटरल में सारे इक्वल होते हैं, दो को जमा करोगे तीसरे से बड़े आ जाएगी। राइट एंगल, राइट एंगल हो सकता है एक एंगल 90 बाकी दो 45 हो सकते हैं, उनका ऐड 90 इक्वल हो सकता है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट है, एन एंगल फॉर्म इन सेमी सर्कल इज। सेमी सर्कल में हमेशा एंगल 90 डिग्री का बनता है। सेमी सर्कल हमारा एक अर्धवृत्त है ना, इस पॉइंट से कहीं भी मिलाओगे सर्कल को हमेशा 90 डिग्री बनेगा। कहीं भी मिलाओ आप, हमेशा 90 डिग्री बनता है, हमारा थ्योरम है। आप इस पॉइंट से कहीं भी मिलाओ, इन दोनों पॉइंट को कहीं मिलाओगे हमेशा 90 डिग्री बनेगा। तो हमारा ये बनता है 90 डिग्री, यानी राइट एंगल बनता है। तो इस तरह से ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल 70 डिग्री सेल्सियस। तो हमें पता है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल, इसका जो फॉर्मूला होता है हाफ आर स्क्वायर थीटा होता है। तो आर क्या है? रेडियस है जो हमें दे रखा है 6 सेंटीमीटर, थीटा 70 डिग्री दे रखा है। तो इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, हाफ आर की वैल्यू 6 का स्क्वायर इंटू थीटा की वैल्यू 70 डिग्री। यहाँ से तो इस फॉर्मूले में रेडियस आर की वैल्यू और एंगल थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। आर की वैल्यू 6 है तो 6 का स्क्वायर इंटू थीटा, थीटा की वैल्यू 70 है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स तो 36 मिलेगा। 6 × 6 36 इंटू 70 अपॉन में 2 कैंसिल आउट करोगे 18 टाइम्स, 18 7 जा 126, जीरो यहाँ चिपका दोगे तो हमारा हो जाएगा 1260 रेडियन। तो इस तरह से जो इसका एरिया होगा वो हमारा 1260 रेडियन होगा। इफ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के एंड ए बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर, पी क्यू इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, देन फाइंड पी आर। साइड पी आर की वैल्यू क्या होगी? तो ए बी सी और पी क्यू आर जो दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, यानी यह इसका रेशियो इसके इक्वल होगा, इसका रेशियो इसके इक्वल होगा, इसका रेशियो इसके इक्वल होगा।
तो हमें पता है जो सिमिलरिटी फार्मूला होता है, सिमिलरिटी जो केस होता है उसमें ए बी का रेशियो पी क्यू से, ए सी का रेशियो पी आर से और बी सी का रेशियो क्यू आर से आपस में इक्वल होते हैं। तो इसी फॉर्मूले का, इसी केस का यूज करेंगे और वैल्यू पुट करेंगे। तो हमें निकालना है पी आर, यानी यह। तो इसको लेंगे और इसको लेंगे और इसको और इस साइड को लेंगे। इन तीन में से किसी दो रिलेशन को लेंगे, खास करके जो हमें निकालना होता है उसको ज़रूर लेते हैं। हमें निकालना है पी आर, तो पी आर को लेंगे, इस रिलेशन को और इसको लेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पता है। ए बी की वैल्यू दे रखा है 4, पी क्यू की वैल्यू 9 इक्वल टू ए सी की वैल्यू 4.8 और पी आर की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 4 टाइम्स पी आर इक्वल टू 4.8 मल्टीप्लाई 9, मल्टीप्लाई करने पे मिल जाएगा 43.2 इक्वल टू 4 पी आर। हमें निकालना पी आर की वैल्यू 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 10.8 सेंटीमीटर, जो कि साइड पी आर की वैल्यू होगी। 30 नंबर क्वेश्चन है, इफ़ x इक्वल टू 1 इज अ जीरो ऑफ पोलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमें पोलिनोमियल दे रखा है दिस, हमें यहाँ पे x इक्वल टू 1 पुट करना है। x इक्वल टू 1 पुट करने पे जो पोलिनोमियल होगा जीरो के इक्वल होगा। इसने बोला है कि जो पोलिनोमियल है जीरो के इक्वल है। तो पहले x इक्वल टू 1 रखते हैं, तो यहाँ पे p1 इक्वल टू एक्स 1 का स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस के। तो हमें यहाँ से मिल गया 1 माइनस 5 प्लस के। अभी बोला है कि यहाँ से मिल गया -4 प्लस के। बोला है इट इज़ ए जीरो पोलिनोमियल, जीरो पोलिनोमियल है, यानी p1 की वैल्यू जीरो के बराबर इक्वेट करेंगे। तो p1 के प्लेस पर रखेंगे जीरो, तो यहाँ पे आ जाएगा -4 प्लस के इक्वल टू 0, और यहाँ से 4 को इस साइड लेके आएंगे तो k इक्वल टू 4 हो जाएगा। ये हमारा k की वैल्यू होगी। 14 नंबर क्वेश्चन है, अ फैमिली स्पेंड्स 30% ऑफ इट्स मंथली बजट ऑफ ₹25,000 ऑन द फूड, हाउ मच डज द फैमिली स्पेंड ऑन द फूड। कह रहा है एक फैमिली है जो 25,000 उसका बजट है मंथली, जिसका 30% वो स्पेंड करता है खाने पर। तो बताना है 30% यानी 25,000 का कितना रुपीज़ में वो खर्च करता है। परसेंट में 30% है, लेकिन रुपीज़ में कितने रुपीज़ वो खर्च करता है। तो हमने माना लेट मंथली बजट इज़ 100%, हर एक चीज़ अपने आप में 100% होती है। तो हमने माना कि जो उसका मंथली इनकम है 100% है, स्पेंड कितना है 30% है। ठीक है, तो जो उसका 100% है वह 25,000 के इक्वल है, कमाता है 25,000, यानी वो 100% उसका है। तो इसे 1% निकालेंगे पहले, 1% कितना होगा, तो 1 निकालने के लिए इसको यहाँ पे डिवाइड करना पड़ता है। तो 1 निकालने के लिए इसको यहाँ डिवाइड कर दिए, तो हमें यहाँ से मिल गया, हमें से यहाँ से मिल जाएगा 250 मिल जाएगा। 1% की वैल्यू हमें मिल जाएगी, 1% की वैल्यू 250 मिल जाएगी। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 30%। 1% की वैल्यू 250, 30% की 30 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इसमें 30 से मल्टीप्लाई करोगे, हमने यहाँ काटा नहीं था, यहाँ पे आगे कैंसिल किया। ठीक है, तो 30 से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे कैंसिल आउट करने के बाद हमें मिलेगा 7,500 रुपीज़, यही इसका स्पेंड बजट होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, इन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी इफ ए इक्वल टू 62 डिग्री देन एंगल बी इक्वल टू। अगर पैरेललोग्राम में एंगल ए इक्वल टू 62 डिग्री है तो एंगल बी की वैल्यू क्या होगी। तो हमने एक रफली पैरेललोग्राम बनाया है। ठीक है, पैरेललोग्राम यानी अपोजिट साइड आर इक्वल। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं। पैरेललोग्राम में जो प्रॉपर्टी होती है अपोजिट साइड आर इक्वल एंड अपोजिट एंगल आर इक्वल। अपोजिट साइड इक्वल होते हैं और उसके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। इस प्रॉपर्टी से एंगल ए का अपोजिट एंगल सी है, यानी एंगल ए इक्वल होगा एंगल सी के, एंगल डी इक्वल होगा एंगल बी के, क्योंकि ये इसका अपोजिट है। ठीक है, अगर एंगल ए की वैल्यू 62 है ना, तो एंगल सी भी 62 होगा। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी,
यानी एंगल ए की वैल्यू 62 है तो सी की वैल्यू भी 62 हो जाएगी। ठीक है, अब हमें निकालना है एंगल बी की वैल्यू निकालनी है। तो बी निकल जाए या डी निकल जाए, दोनों सेम है, कोई एक निकल जाए तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमने क्या, हमें पता है कि पैरेललोग्राम में चारों एंगल का जमा 360 डिग्री होता है। चारों एंगल का जमा 360 डिग्री होता है। तो हमने लिखा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अब हमें एंगल ए और एंगल सी की वैल्यू पता है। एंगल ए के प्लेस पर रख देंगे 62 और एंगल सी के जगह पर रख देंगे 62। बाकी एंगल बी हमें नहीं पता, एंगल डी नहीं पता, हमने यहाँ थोड़ा आगे पीछे लिख दिया है। ठीक है, एंगल ए के जगह पे 62, एंगल सी के जगह 62, इसको ऐड करेंगे तो मिलेगा हमें 124। इसको ऐड करके इस साइड लेके आ जाएंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। इन दोनों को ऐड करके इस साइड राइट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे तो लेफ्ट में बचेगा एंगल बी प्लस एंगल डी। ठीक है, इनको ऐड करके हम इन दोनों को ऐड करके इस साइड ट्रांसफ़र कर दिए राइट में, तो प्लस था इधर आके माइनस में हो जाएंगे। तो एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू होगा, माइनस करने पे 236 आएगा। और हमें पता है कि एंगल बी एंगल डी दोनों आपस में इक्वल हैं। ठीक है, यानी बी की जगह डी लिख सकते हैं, डी की जगह बी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम है, दोनों की वैल्यूज बराबर है। तो डी की जगह बी लिख सकते हैं ना, तो इसकी जगह बी लिख दिए। तो एंगल बी तो एंगल 2 एंगल बी हो जाएगा। तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से 2 को डिवाइड कर देंगे तो 236 अपॉन में 2 यानी 118 डिग्री हमारा एंगल बी की वैल्यू होगा। अब जितना बी होगा इतना एंगल डी होगा, क्योंकि बी और डी आपस में इक्वल हैं। तो इस तरह से एंगल बी की वैल्यू 118 डिग्री होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, द मीन ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन आर फाउंड टू बी 35। 9 ऑब्जर्वेशन का मीन 35 है, तो टोटल ऑब्जर्वेशन कितने होंगे। जो भी मीन अगर दिया होता है तो मीन को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा टोटल निकल जाएगा। ठीक है, मीन ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन को 9 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल निकल जाएगा 315। ये हमारा टोटल आ गया। आगे पढ़िए, लेटर ऑन इट वाज डिटेक्टेड दैट एन ऑब्जर्वेशन विच वाज 81 वाज टेकन एज 18 बाय मिस्टेक। कह रहे ऑब्जर्वेशन जिसकी वैल्यू 81 था, बाय मिस्टेक उसको 18 काउंट किया गया। तो जब 18 काउंट किए हो तो उसमें वैल्यू 315 आया, यानी कितना हमने कम किया। तो हमने कम 80 माइनस 18 यानी 63 कम ऐड किया। ठीक है, 63 कम ऐड किया ना, कम ऐड किया तो कम ऐड किया तो सही लाने के लिए इसको ऐड करना पड़ेगा सही, यानी 63 और ऐड कर देंगे। अब जो 315 था हमारा 378 बन गया। अब फिर से मीन निकालनी है, तो मीन निकालने के लिए टोटल क्वांटिटी में ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते हैं। टोटल क्वांटिटी हमारा 378 है, इसमें ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करेंगे। नंबर ऑफ जो भी आर्टिकल्स होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, उसे डिवाइड करना होता है। तो 9 ऑब्जर्वेशन है तो टोटल में 9 से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने में हमें मिलेगा 42। ये इसका करेक्ट मीन ऑब्जर्वेशन होगा। इन 17 क्वेश्चन इन फिगर गिवन बिलो ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। हमें फिगर दे रखा है ओ ए बी का मिड पॉइंट है, ओ ए बी का मिड पॉइंट है, यानी ये दो इक्वल भाग में डिवाइड कर रहा है, यानी ए ओ इक्वल टू बी ओ है। ओ मिड पॉइंट है लाइन ए बी का ना, तो इसका मतलब ए ओ इक्वल टू बी ओ है। ठीक है, एंड सी डी प्रूव दैट ए सी इक्वल टू बी डी। जो ओ है ना, लाइन सी डी का भी मिड पॉइंट है और लाइन ए बी का मिड पॉइंट है। तो अगर ओ मिड पॉइंट है लाइन ए बी का, तो यहाँ से कह सकते हैं ए ओ इक्वल टू ओ बी होगा। और ओ सी डी का मिड पॉइंट है, यानी सी ओ इक्वल टू ओ डी होगा। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, ए सी इक्वल टू बी डी प्रूफ करना है। तो इसमें हमें किसी दो साइड एक एंगल या दो एंगल एक साइड या तीनों एंगल, मतलब हमें तीन चीज़ प्रूफ करनी है। अगर तीन चीज़ प्रूफ हो गए तो दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गया तो हर एक एंगल हर एक साइड आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हमने दोनों ट्रायंगल को लिया, ट्रायंगल दो ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे ए ओ सी और बी ओ डी, इनको हमने लिया।
तो हमें पता है ए ओ इक्वल टू ओ बी जो कि गिवन है, हमें गिवन है। सी ओ इक्वल टू सी डी, सी ओ इक्वल टू सी डी, सी ओ इक्वल टू ओ डी, सी ओ इक्वल टू ओ डी, ये भी गिवन है। और जो नेक्स्ट हमारा ए ओ सी, ए ओ सी एंगल, ए ओ सी इक्वल होगा एंगल डी ओ बी के। ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो हमें मिल गया दो साइड और एक एंगल। तो बाई एस ए एस रूल से हमारा जो ट्रायंगल है दोनों कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हुआ है, यानी अब दोनों ट्रायंगल के हर एक साइड हर एक एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो ए सी है हमारा बी डी के इक्वल होगा बाई सी पी सी टी। ठीक है, तो यहाँ पे ए ओ डी ओ के इक्वल होगा और ओ सी ओ बी के और ए सी बी डी के, क्योंकि हर साइड आपस में इक्वल होंगे। ए ओ इक्वल होगा ओ बी, ए ओ इक्वल होगा ओ बी के, सी ओ इक्वल टू ओ डी के और ए सी इक्वल टू बी डी के, यानी हर एक साइड आपस में इक्वल होंगे। तो इस तरह से बाई सी पी सी टी प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 है, इन ए ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो एंगल बी पर राइट एंगल बन रहा है। ए सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। फाइंड एंगल ए एंड एंगल सी, यानी दोनों एंगल कितने होंगे। तो हमें पता है बेस और हाइपोटेनस। अगर एंगल सी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसके लिए हमारे परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है और हाइपोटेनस ये है। इसके रिस्पेक्ट में देखोगे तो इसका परपेंडिकुलर ये है, ठीक है, इसका परपेंडिकुलर ये है और इसका बेस ये है। जो एंगल पूछा जाए ना उसी के सामने परपेंडिकुलर होता है। तो हमसे एंगल ए पूछा है तो एंगल ए के सामने परपेंडिकुलर ए होगा, एंगल सी पूछेगा तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर ए होगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं पहले एंगल ए की। तो एंगल ए के लिए क्या है? एंगल ए के लिए ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेनस होगा। हाइपोटेनस दोनों के लिए सेम होगा, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस ये चेंज होते रहेंगे। तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा ये हमारा 4 होगा। ठीक है, तो साइन ए इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 अपॉन में हाइपोटेनस 8, 4/8 यानी 1/2। साइन ए इक्वल टू 1/2 और साइन में 1/2 कितने डिग्री का मान होता है? ये साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो इस तरह से एंगल ए की वैल्यू 30 डिग्री आ गई। अब बात करते हैं एंगल सी की। तो एंगल सी के सामने, एंगल सी के सामने क्या है? एंगल सी के सामने ये हमारा परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। तो यहाँ से निकालेंगे कॉस के फॉर्म में। कॉस में परपेंडिकुलर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कॉस में परपेंडिकुलर की ज़रूरत नहीं होती है, बेस से काम चल जाता है। तो कॉस सी निकाल लेंगे, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो सी के लिए परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है, तो बेस अपॉन में हाइपोटेनस। बेस की वैल्यू 4 है और हाइपोटेनस की वैल्यू 8 है। ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे 1/2 होगा। तो कॉस के फॉर्म में 1/2 60 डिग्री का होता है। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होता है। तो एंगल सी की वैल्यू हमें मिल गई 60 डिग्री और एंगल ए की वैल्यू 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 19 है, हमें प्रूफ करना है, लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड से प्रूफ करना है। तो हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड को लेते हैं, राइट हैंड प्रूफ करते हैं। हमें याद रखना होगा tan ए जो होता है साइन ए बाई कॉस ए होता है, कोट ए कॉस ए बाई साइन ए होता है। ठीक है, तो हमने लेफ्ट हैंड लिया, यहाँ पे tan के जगह पे लिखेंगे इसको और कॉट के जगह लिखेंगे इसको, हमने लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ बन रहा फ्रैक्शन, नीचे देखा जाए तो फ्रैक्शन के फॉर्म में है, नीचे देखा जाए इसमें फ्रैक्शन के फॉर्म में। इसको सोल्व करेंगे तो हमें ये चीज़ मिलेगा, हमें सोल्व करें तो हमें ये चीज़ मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे सोल्व करेंगे तो हमें ये चीज़ मिलेगा, यहाँ सोल्व करोगे तो हमें ये चीज़ मिलेगा। ठीक है, जो चीज़ नीचे होता है ना, यानी फ्रैक्शन में जब डिनोमिनेटर दो बार हो, कॉस हमारा न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, ये भी डिनोमिनेटर है। तो जो 2 बार होता है ना, जो नीचे का होता है ऊपर चला जाता है, ये भी नीचे का ऊपर चला जाता है। तो ये बन गया कॉस है यानी कॉस स्क्वायर है, साइन है साइन स्क्वायर है और नीचे तो ये रहेंगे ही। ठीक है, तो नीचे सेम है ना, सेम नहीं है, यहाँ कॉस है यहाँ माइनस है, यहाँ कॉस ए माइनस साइन है, यहाँ पे साइन ए माइनस कॉस है। अगर माइनस कॉमन ले लें यहाँ से तो दोनों सेम बन जाएंगे। तो यहाँ से माइनस माइनस कॉमन ले लिया, जैसे माइनस कॉमन लिया एक कॉस पहले आ गया साइन बाद में आ गया। तो देख सकते हैं दोनों सेम हो गए। अब बेस, अब हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो
न्यूमरेटर को ऐड कर सकते हैं। तो इसको हमने ऊपर ऐसे लिख लिया, इसको एक बार लिख लिया। देखेंगे तो एक फार्मूला बन रहा है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, वन ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में वन माइनस बी होता है। तो इस फॉर्म में हमने लिख दिया, ठीक है। तो वन ब्रैकेट में कॉस ए माइनस साइन ए, अदर ब्रैकेट में कॉस ए प्लस साइन ए। तो आप देख सकते हैं नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा और जो बचेगा हमें वही प्रूफ करना था, तो हमारा राइट हैंड साइड ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। एक हमारा स्फीयर है जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है, तो हमें इसका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम बतानी है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर होता है। मीटर स्क्वायर हमारी यूनिट है। 4 पाई की वैल्यू 22/7 होता है, आर की वैल्यू 7 इसने दे रखा है, तो 7 मल्टीप्लाई 7 टू टाइम, ठीक है। यहाँ 7 7 कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई करोगे 22 4 जा 88 मल्टीप्लाई 7, यहाँ से मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा 616 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा सरफेस एरिया हो गया। वॉल्यूम हमारा होता है, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 3 टाइम होगा, 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। तो एक 7 कैंसिल यहाँ से हो जाएगा और जो बचा यहाँ पे 4/3 22/7 कैंसिल हो गया एक, और जो बचा उसको मल्टीप्लाई कर लिया, 7 7 जा 49, और इसको मल्टीप्लाई किया 88 अपॉन में 3, ठीक है। नीचे 3 बचा हुआ था, इनको मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कर लिया, तो हमारा पॉइंट में आएगा 1437.33 मीटर क्यूब। और वॉल्यूम का जो यूनिट होता है मीटर क्यूब होता है। तो इस तरह से हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो गाइज जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है उसको सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियोस काफ़ी लंबी हो जा रही हैं। और इन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम हो आप में कमेंट कीजिए, आपको सेटिस्फेक्शन आंसर मिलेगा। इनको रिवाइज कीजिए और अपने एग्ज़ाम को सफल बनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।